हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है ये जो बॉक्स में दिया है उसको समझेंगे, जिसमें कंबशन ऑफ पेट्रोल और मैकेनिकल वर्क व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट एच दिया है। ये दोनों जो है क्यू एंड डब्ल्यू पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंडेंट है, ये बताता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा पाथ डिपेंडेंट नेचर क्यू एंड डब्ल्यू का एनालॉजीज के हेल्प से। Q और W जो है वो पाथ पर डिपेंड होता है, वो कंबशन ऑफ पेट्रोल हमें बताएगा। पेट्रोल का दूसरा नाम होता है गैसोलीन। ठीक है, गैसोलीन और पेट्रोल जो है वो सेम है। सपोज ये हमारा गैसोलीन है और उसको हमने एयर में जलाया, कंबशन किया गैसोलीन का, और उस केस में जो हमारा डेल्टा टी है वो ज़ीरो होगा, जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, और डेल्टा वी जो है वो भी ज़ीरो होगा, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। इस केस में ना तो टेम्परेचर चेंज होगी और ना ही वॉल्यूम, और कोई वर्क डन भी नहीं होगा। तो क्या होगा उस केस में, डेल्टा ई हमारा क्यू के बराबर होगा, क्योंकि वर्क हमारा ज़ीरो है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट प्लस वर्क के बराबर होता है, और जो हमारा वर्क है वो ज़ीरो के बराबर है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्यू के बराबर होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन। डेल्टा ई जो है वो W प्लस क्यू के बराबर होता है, और यहाँ पर इस प्रोसेस में जब इंजन चलेगा तब हीट भी निकलेगा और वर्क भी होगी। इस इंजन की वजह से मशीन मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हीट ही नहीं, वर्क भी होगी जब इंटरनल इंजन में पेट्रोल जलेगा। बाकी सेम है, पेट्रोल सेम अमाउंट का है दोनों केसेस में, लेकिन इसमें सिर्फ हीट आएगा। ठीक है, कोई वर्क नहीं होगी जब हम पेट्रोल को जलाएंगे। यहाँ पर इंजन में जब हम पेट्रोल को जलाएंगे तो हीट तो निकलेगा ही एग्जॉस्ट के थ्रू, उसके साथ साथ वर्क भी होगा। तो डेल्टा ई जो है वो हमारा W प्लस क्यू के बराबर होता है। डेल्टा ई वन जो है वो हमारा Q1 के बराबर है, और डेल्टा ई टू जो है वो हमारा W2 प्लस Q2 के बराबर है। और इस केस में जो डेल्टा ई वन और डेल्टा ई टू है वो इक्वल होगा। तो आप समझे, यहाँ पर वर्क और हीट जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। और उसी तरीके से आपको मैकेनिकल वर्क व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट h भी दिखाई देगा। जब कोई बॉडी जो है हाइट h से नीचे गिरता है, उस वक्त जो हीट और वर्क है वो अलग होगी, लेकिन टोटल इंटरनल एनर्जी आपको सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m। ठीक है, ये हमारा बॉडी है और इसका मास है m, और उसको हमने हाइट h पर रखा है। अब इस हाइट h की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के खिलाफ है। ठीक है, और वो पोटेंशियल होगा इसका mgh। अब ये जो बॉडी है वो ज़मीन पे गिर सकता है, फ्लोर पे गिर सकता है। ये है हमारा फ्लोर। यहाँ पर फ्लोर नहीं है, मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर स्प्रिंग है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है हमारा हाइट h पर, वो या तो फ्लोर पर गिरेगा या स्प्रिंग पर गिरेगा। जब ये बॉडी हमारा फ्लोर पर गिरता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पहले केस में फ्रिक्शन के वजह से हो सकता है हीट, या ये जो बॉडी है वो स्प्रिंग पर परफेक्टली गिरेगा। ये फ्लोर नहीं है, यहाँ पर एक स्प्रिंग होगा, ये स्प्रिंग है हमारा, इस पर गिरेगा ये बॉडी, और ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। कंप्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर जो है वर्क डन होगी। तो ये जो बॉडी है हमारा हाइट h पर, वो या तो फ्लोर पर गिरेगा या वो स्प्रिंग पर गिरेगा। जब वो फ्लोर पर गिरेगा तब हीट निकलेगा, और जब वो स्प्रिंग पर गिरेगा तब वर्क होगी। इंटरनल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है। इंटरनल एनर्जी जो है वो Q प्लस W के बराबर होता है। इस केस में इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट के बराबर होगा, क्योंकि वर्क हुआ नहीं है और यहाँ पर कोई हीट निकला नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ वर्क के बराबर होगा। और जो चीज आपको ऑब्जर्व होगी वो ये होगी कि इंटरनल एनर्जी सेम होगा। हीट और वर्क जो है वो पाथ पर, प्रोसेस पर डिपेंड होता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट है पाथ से। तो इंटरनल एनर्जी कोई भी प्रोसेस हो सेम रहेगा, ये हमें पता चला। तो जो पाथ डिपेंडेंट नेचर है Q एंड W का, उसको हम समझ सकते हैं नीचे वाले एनालॉजीज के हेल्प से।
एनालॉजी का मतलब एग्जाम्पल आप मान सकते हो। सबसे पहले कंबशन ऑफ पेट्रोल दिया है, कंसिडर करना है हमें कंबशन ऑफ अ नोन अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन से गैसोलीन इन एयर। हवा में हम पेट्रोल को जलाएंगे, ठीक है। नोन अमाउंट, उसका अमाउंट हमें पता है, बीइंग कैरीड आउट इन सिस्टम अंडर आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक कंडीशन। और ये जो है एक आइसोथर्मल और आइसोकोरिक कंडीशन में होगा, एक ऐसे कंडीशन में होगा जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। All the energy evolved in the reaction is given out to the surrounding in the form of heat and no work is done। जितना भी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगा और कोई काम नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल को हम जला रहे हैं, किसी इंजन में नहीं डाल रहे, ठीक है। तो उस केस में इंटरनल एनर्जी जो है वो Q के बराबर होगा, वर्क यहाँ पर 0 है। अब वही सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन को, पेट्रोल को हम जो है इंजन में जलाएंगे, इंटरनल कंबशन इंजन को कंसिडर करेंगे, तो इसमें जो है फेयर अमाउंट ऑफ वर्क होगा, काफी वर्क होगा, ठीक है। और हीट भी बाहर निकलेगा। अगर ट्रेन का इंजन है तो हीट भी बाहर निकलेगा एग्जॉस्ट के थ्रू और ट्रेन चलेगा भी, ठीक है, इस पेट्रोल के वजह से। तो यहाँ पर जो डेल्टा ई है उसमें वर्क और हीट दोनों इन्वॉल्व होंगे। और आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो ऊपर वाला डेल्टा ई है जिसमें सिर्फ हीट आता है और नीचे वाला डेल्टा ई जिसमें हीट और वर्क आता है, वो दोनों सेम होगा। Q और W जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डेल्टा ई जो है वो सेम होगा। सेम अमाउंट ऑफ गैसोलीन के लिए, पेट्रोल के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। तो ये एग्जाम्पल है हमारा कि जो डेल्टा ई है वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि Q और W पाथ पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए अलग है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मैकेनिकल वर्क व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट h। वर्क जो होती है जब बॉडी हमारा हाइट h से नीचे गिरेगा, उस केस में भी आपको देखने को मिलेगा। सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m है और वो जो है हाइट h से नीचे गिर रहा है सीमेंट के फ्लोर पर, ठीक है, कन्वर्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट। और इसमें जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो सारे हीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले केस में ग्रेविटी के अगेंस्ट है, किसी हाइट पर प्रेजेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो पहले केस में बॉडी गिरकर जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी सिर्फ हीट के बराबर होगी, वर्क यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। Alternatively, the weight is allowed to fall on a perfectly elastic spring। और ये जो वेट है उसको हम दूसरे केस में क्या करेंगे, एक स्प्रिंग के ऊपर गिरा देंगे, ठीक है। वो स्प्रिंग के ऊपर गिरेगा तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगी। इफ द वेट फॉल्स थ्रू द सेम हाइट, अगर वेट जो है सेम हाइट से गिरा है तो दोनों केसेस में जो हमारा गिवन सिस्टम है वेट का, उसका डेल्टा ई जो है वो सेम होगा। लेकिन पहले वाले केस में जो हमारा क्या है, वेट है वो हीट प्रोड्यूस करता है, दूसरे वाले केस में वो वर्क करता है सराउंडिंग पर, स्प्रिंग पर। स्प्रिंग जो है वो सराउंडिंग का पार्ट है। बॉडी गिर के पहले वाले केस में हीट देता है, दूसरे वाले केस में वर्क देता है, लेकिन दोनों इंटरनल एनर्जी, दोनों का इंटरनल एनर्जी, पहले में सिर्फ हीट है, दूसरे में सिर्फ वर्क है, लेकिन दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो Q और W है वो अलग अलग हो सकता है। Q 0 हो सकता है, W 0 हो सकता है, या दोनों 0 नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम उसका सम करेंगे, टोटल करेंगे अलग अलग पाथ्स के लिए, प्रोसेस के लिए, ठीक है, अलग अलग रास्तों के लिए जो है Q और W अलग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर 0 है, कहीं पर दोनों प्रेजेंट है, कहीं पर W एब्सेंट है। लेकिन जो Q प्लस W है, दोनों का सम विच इज अवर इंटरनल एनर्जी, वो जो है सेम रहेगा, सेम प्रोसेस के लिए, सेम वेट के लिए, सेम सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वेट सेम है तो वो नीचे गिर के वर्क करे या हीट प्रोड्यूस करे, डेल्टा ई उसका सेम
रहेगा। ऊपर वाले केस में भी अगर गैसोलीन का अमाउंट सेम है तो वो इंजन में जाकर कुछ करे, वर्क और हीट प्रोड्यूस करे या खुद जल के हीट प्रोड्यूस करे, डेल्टा ई जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम रहेगा। और ये हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी रास्ते पर, पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, प्रोसेस पर डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि क्यू और डब्ल्यू जो है वो जो है पाथ डिपेंडेंट नेचर का होता है, प्रोसेस पर डिपेंडेंट होता है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने समझा क्यू और डब्ल्यू जो है वो पाथ पर डिपेंडेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।